हेलो। और कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमारा मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आता है। सबसे पहली बात, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे आप 11th-12th में फाइनेंशियल अकाउंट बनाते थे ना, ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह, सेम टू सेम आपको वैसे अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट पे कितना प्रॉफिट आपने कमाया, कितना उस प्रॉफिट में से आपको रिजर्व बना के रखना है। ठीक है, हम इसकी वर्किंग करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। तो ये बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली होती है जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है। सबसे अच्छा एग्जांपल एल एन टी कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो उसे को ना ये देखना है कि जब मैंने पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उस पर मेरा खर्चा कितना लगा, सामने वाले कस्टमर से मैंने पैसा कितना लिया और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा लॉस कितना हुआ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक साल का नहीं होता। जनरली एक साल से कम का भी हो सकता है, एक साल से ज़्यादा का भी होता है। मोस्ट केसेस में एक साल से ज़्यादा का होता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम 3 साल की अकाउंटिंग साथ में करें। हम हर साल की अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे 3 साल का है तो सबसे पहले मैं पहले साल की अकाउंटिंग करूंगा। पहले साल तक देखूंगा कितना मेरे को खर्चा हो चुका है, कितनी मेरी कमाई है और मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। उस हिसाब से फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। ठीक है, अब खाली एक बात बताओ मेरे को, अगर फर्स्ट ईयर में मेरा कोई प्रॉफिट आ रहा है तो क्या मेरे को वो पूरा का पूरा एज अ प्रॉफिट दिखाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आप पूरा का पूरा ना अभी प्रॉफिट मत दिखाओ, उसका कुछ पार्ट प्रॉफिट दिखाओ, कुछ पार्ट उसका एज अ रिजर्व दिखाओ। क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे आने वाले साल में अगर कॉन्टिजेंसी आ गई तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई कॉन्टिजेंसी आई, आपका कोई खर्चा बढ़ गया तो हो सकता है आपको वो प्रॉफिट आप अर्न ना कर पाओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, पहले साल में मैंने 50,000 कमाया तो अकाउंट्स कहता है आप पूरा 50,000 एज अ प्रॉफिट मत दिखाओ, उसका कुछ परसेंटेज एज अ प्रॉफिट दिखाओ, बाकी को अभी रिजर्व में डाल दो। जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ना, तब उसको एज अ प्रॉफिट आप अर्न दिखा देना, अभी मत दिखाओ। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बाकी इसमें ना बहुत सारी टर्म्स आएंगी, मैं चाह रहा हूं कि मैं वो सीधा क्वेश्चन के साथ डील करूं। अगर एक क्वेश्चन में आपको चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर आगे की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, 10 ईयर का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, कुछ नोट्स हैं आपके पास, ये नोट्स सबसे पहले आप लिख लो। अभी इनका मतलब क्या है, इनका मतलब मैं समझाऊंगा। ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ये मेरे नोट्स हैं और मुझे आज की क्लास में ना ये क्वेश्चन डील करने हैं, 12, 13, 14, 16 और 18 ये क्वेश्चन डील करूंगा। अगली वीडियो में अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 10 ईयर से मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं वो हम बाद में डील करेंगे। सबसे पहला फोकस है 10 ईयर को खत्म करना। ठीक है, तो लिखा क्या है मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, हो सकता है मेरी राइटिंग समझ ना आ रही हो। तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई टू डेट, अभी इनका मतलब क्या है, इनका एक एक का मतलब समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ, तो अभी लिख लो खाली, क्योंकि ये काम आएगा आपका आज के पांचों क्वेश्चन में। ठीक है, आगे लिखा है फॉर्मूला फॉर ट्रांसफरिंग टू अमाउंट टू पीएनएल। ठीक है, पहला केस है अगर वर्क सर्टिफाई 25% से कम का है तो प्रॉफिट कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना, इसलिए नील लिखा है। अगला लिखा है 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, 50% से कम का मतलब 49% तक है, तो यहाँ लिखा है 1/3 ऑफ एनपी इनटू में कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाई। ठीक है, एनपी की फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई है, नेट प्रॉफिट नहीं है, नोशनल प्रॉफिट है, बात को ध्यान रखना। क्या चीजें होती हैं सब अभी एक्सप्लेन करूंगा। डब्ल्यूसी का मतलब है वर्क सर्टिफाई, और लास्ट केस है 50% या अगर उससे ज्यादा होगा तो 2/3 ऑफ एनपी इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाई। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। तो पहले आप अपनी वीडियो पॉज करके इतना अमाउंट, इतना ये पार्ट लिख लो, पहले एक बार लिख लो, तो आगे की चीजें मैं क्वेश्चन के साथ उठाकर क्लियर करूंगा। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। तो अब मैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे सबसे पहले बढ़ता हूं। आज का जो मेरा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तो मेरे को बैक टू बैक कराने हैं, फिर 16, 18 देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 आपका आता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द समराइज इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे रखा है आपको। ठीक है, मतलब आप सामने वाले कस्टमर को बोल रहे हो भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के मैं तेरे से 9 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, उस पर आपने वेजेस का खर्चा करा इतना, जनरल एक्सपेंस का खर्चा करा इतना, मटेरियल का खर्चा करा इतना, कैश रिसीव 80% ऑफ वर्क सर्टिफाई। अब देखो सबसे पहली टर्म आ रही है वर्क सर्टिफाई। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाई को समझते हैं। वर्क सर्टिफाई होता क्या है, देखो भाई सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक साल में तो खत्म नहीं होता, जनरली 2 साल 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चलता है। ठीक है,
तो मान लो 1 साल हो गया कॉन्ट्रैक्ट को, सामने वाला कस्टमर आपके पास आकर कहता है भाई बता मेरा कितना काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आपने बोला 60% काम आपका कंप्लीट हो चुका है, 60% के हिसाब से पैसे दे दो। तो आपको क्या लगता है सामने वाला बंदा 60% के हिसाब से आपको पैसे दे देगा? वो नहीं देगा। वो कहेगा एक काम कर, या तो तू या मैं, हम दोनों में से कोई एक बंदा आर्किटेक्चर को बुलाएगा और आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट देगा कि भाई कितना काम कंप्लीट हुआ है। जितना काम आर्किटेक्चर कंप्लीट बताएगा ना, मैं तेरे को उस हिसाब से पैसे दूंगा, क्योंकि हो सकता है तुम 60% बोल रहे हो बट रियल में 60% हुआ ही ना हो, ठीक है। तो दोनों सलाह मशवरा करके आर्किटेक्चर को बुलाते हैं। आर्किटेक्चर ने आकर सारी चीज़ें चेक करी। आर्किटेक्चर कहता है भाई काम तो 50% कंप्लीट हुआ है, खाली आधा काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो जितने काम पर आपको आर्किटेक्चर सर्टिफिकेशन दे देता है उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग बन रही थी, आर्किटेक्चर बीच में आकर कहता है कि भाई इसमें इतना % काम आपका हो चुका है, इसका मतलब उतना % वर्क आपका सर्टिफाई हो चुका है। मतलब समझ आ गया? ठीक है जी। अगर वर्क सर्टिफाई होता है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ वर्क अनसर्टिफाई भी होता होगा। तो आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, खाली इसको समझना, सुनने की कोशिश करना। इसका पेपर में कोई यूज़ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो वर्क अनसर्टिफाई आपको सिर्फ जब समझ आएगा, ठीक है। मान लो 2015-16 में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था 3 साल का, 15 में स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 में एक कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म अभी 3 साल बाद होगा, तो जैसे ही 1 साल हुआ आपने आर्किटेक्चर को कॉल करा। आपने मान लो 1 मार्च से कॉल करना चालू कर दिया कि आर्किटेक्चर भाई साहब आप ना 31 मार्च को आ जाना, क्योंकि मेरे को अपने अकाउंट में ना ये बताना है कि वर्क सर्टिफाई कितना है। आर्किटेक्चर कह रहा भाई देखो बात ऐसी है, 31 मार्च को तो मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे को जाना है कहीं, मैं नहीं आ सकता। मैं 15 मार्च को आ सकता हूँ, अगर तुम बोलो तो मैं 15 मार्च को आ जाऊँगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, ठीक है। अगर वो 15 मार्च को आकर सर्टिफिकेशन देगा तो 15 से लेकर 31 मार्च का जो पीरियड है उसकी सर्टिफिकेशन मेरे को कहाँ से मिलेगी? सही बात है ना। तो अब हुआ क्या, हमने आर्किटेक्चर को बोला तू एक काम कर, तू 15 मार्च को आ जा, ठीक है। आर्किटेक्चर 15 मार्च को आया, कहता 55% काम 1 साल में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये तो हुआ 55% वर्क सर्टिफाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपने तो काम करा है, भले आर्किटेक्चर ने उसे सर्टिफाई नहीं करा, आर्किटेक्चर अब अगले साल आएगा, ठीक है। मेरी बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को, तो 15 मार्च से 31 मार्च को जो मैंने काम करा मैं उसका खर्चा कहाँ पर दिखाऊं? या मैं ये कैसे बोलूं कि भाई इतना काम अभी और हुआ है, भले वो आर्किटेक्चर ने सर्टिफाई नहीं करा लेकिन कुछ ना कुछ काम तो हुआ है, उसको बोला जाता है वर्क अनसर्टिफाई, ठीक है। मतलब आर्किटेक्चर जिस दिन आकर आपको बोल रहा है इतना वर्क हो चुका है, उस दिन से लेकर क्लोजिंग डेट तक जितना काम आप खुद करते हो वो कहा जाता है वर्क अनसर्टिफाई, ठीक है। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ लिखा है कैश रिसीव 80% ऑफ वर्क सर्टिफाई 3,60,000, ठीक है। अब पहले इसका मतलब समझाता हूँ। उसने बोला है देखो 3,60,000 जो है ना, इतना आपको कैश मिला हुआ है, इतना आपको कैश मिला है, और ये वर्क सर्टिफाई का 80% है। अगर मैं इसको 80% से डिवाइड करूं तो वर्क सर्टिफाई आया 4.5 लाख, ठीक है। मतलब 9 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 9 लाख में से 4.5 लाख का काम आर्किटेक्चर सर्टिफाई करके जा चुका है। मतलब 50% काम वो सर्टिफाई करके जा चुका है कि इनका 50% काम हो चुका है, ठीक है। 50% हुआ, आप गए अपने कस्टमर के पास, आपने बोला भाई 50% काम हो चुका है, मुझे 4.5 लाख की पेमेंट करो क्योंकि मेरे को आगे कॉन्ट्रैक्ट चलाना है, ठीक है। सामने वाला कस्टमर कभी भी आपको पूरी पेमेंट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। क्या पता उसने पूरी पेमेंट करी और आप पैसा लेके भाग गए, आपने कहा मेरे को आगे काम ही नहीं करना। तो हर बंदा पूरी पेमेंट नहीं करता, वो कुछ पेमेंट करता है और कुछ रोक के रखता है ताकि सामने वाला बंदा काम करे, ठीक है। तो इस 4.5 लाख में से 3,60,000 उसने आपको दे दिए जो लिखा हुआ है कैश रिसीव, बाकी के 90,000 उसने रोक के रख लिए कि आप बाद में मेरे से ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा, आप बाद में ले लेना। पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया? वर्क सर्टिफाई क्या है, कैश रिसीव क्या है, वर्क अनसर्टिफाई क्या है। अगर समअप करके एक लाइन में बोलूं, वर्क सर्टिफाई है आर्किटेक्चर ने आकर आपको सर्टिफिकेशन दे दी, इतना काम हो गया। कैश रिसीव कभी भी वर्क सर्टिफाई जितना नहीं होता उससे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सामने वाला बंदा आपके पैसे रोकेगा। वर्क अनसर्टिफाई आर्किटेक्चर जिस दिन गया उस दिन से लेकर क्लोजिंग डेट तक जो आपने काम करा उसको हम वर्क अनसर्टिफाई कहते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब था आर्किटेक्चर ने आके 4.5 लाख का वर्क बोल दिया है, अप्रूव कर दिया है कि 4.5 लाख का काम आप कर चुके हो, बट सामने वाले बंदे ने अभी तक आपको खाली 3,60,000 रुपये दिए, ठीक है। अगला दे रखा है प्लांट इशू 30,000 का, मटेरियल प्लांट एट साइट 27,000, ठीक है। प्लांट एट साइट का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जब
उस साल का एंडिंग चल रहा था ना, ठीक है, उस साल का पर्टिकुलर 31 मार्च चल रहा था या 31 दिसंबर चल रहा था, उस टाइम पे प्लांट की वैल्यू थी 27, आपने प्लांट भेजा था 30 का, मतलब 3000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हमें करना है, ठीक है। इंक्लूडेड इन अबव इन्फॉर्मेशन, ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें वेजेस इतनी, मटेरियल इतना, अदर एक्सपेंसेस इतने, विच वर इनकर सिंस सर्टिफिकेशन। सिंस सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि सर्टिफिकेशन के बाद इतना इतना खर्चा हुआ है। सर्टिफिकेशन के बाद अगर इतना इतना खर्चा हुआ है तो भाई सीधी सी बात है, यह आपका वर्क अनसर्टिफाई है, ठीक है जी। तो मेरे को उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आपका मटेरियल आता है, मटेरियल जितना आपने खर्चा कराओ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो कहीं नहीं आएगा अभी। सबसे पहले हम चलते हैं मटेरियल पे, ठीक है। मटेरियल का खर्चा लिया आपने 1,80,000 सीधा डाल दिया। वेजेस का खर्चा 2,46,000 आपने डाल दिया। अब देखो प्लांट का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के ना दो तरीके होते हैं, या तो आप सीधा ले लो 30 - 27 3,000 का प्लांट का डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले कहते हैं आप ऐसे मत लो, आप हमेशा डेबिट साइड पे दिखाओ आपने प्लांट लगाया कितने का, और क्रेडिट साइड पे दिखा दो प्लांट की वैल्यू लास्ट में बची कितने की। तो एक तरीके से डिफरेंस जो है वो रिकॉर्ड हो गया ना। जैसे देखो मैंने यहाँ प्लांट लिखा 30,000 का, दूसरी तरफ मैंने बोल दिया लास्ट में प्लांट मेरा 27 का बच रहा है, इसका मतलब 3,000 का डेप्रिसिएशन। यहाँ से देखो अगर आप ये और ये अमाउंट, तो 3,000 का डेप्रिसिएशन मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, मुझे कुछ भी नहीं करना। तो आपको हमेशा डेप्रिसिएशन कभी भी नाम से नहीं लिखना, आपको लिखना है डेबिट साइड पे कि प्लांट आया कितना, क्लोजिंग साइड पे लिखना है क्रेडिट साइड पे कि प्लांट लास्ट में बचा कितना। तो उसका डिफरेंस अपने आप ही डेबिट मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा डेप्रिसिएशन की तरह, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जनरल एक्सपेंस नाम का खर्चा था 12,900 का, आपने वो डाल दिया, ठीक है। क्रेडिट साइड पे चलते हैं, क्रेडिट साइड पे है मटेरियल एट साइड। मटेरियल एट साइड का मतलब है कि उस साइड पे, कॉन्ट्रैक्ट वाली साइड पे लास्ट में मटेरियल बचा हुआ था 15,000 का, ठीक है। प्लांट एट साइड मैंने आपको समझा दिया। वर्क सर्टिफाई कितना आया अभी हमने कैलकुलेटर पे निकाला था। अगर कैश रिसीव जो है वो 3,60,000 है और वो वर्क सर्टिफाई का 80% है, तो वर्क सर्टिफाई हो जाएगा 3,60,000 को 80% से डिवाइड करना, तो 4.5 लाख का वर्क सर्टिफाई हो गया मेरा, ठीक है। और वर्क अनसर्टिफाई नीचे आपको तीनों चीज़ें दे रखी थी, मैंने तीनों चीज़ें जोड़ दी, ठीक है। अब बच्चे का सवाल यह आता है सर आपने वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई को क्रेडिट साइड पे क्यों लिया। तो एक बात समझो, वर्क सर्टिफाई का मतलब है आपने अपना काम कर दिया, ठीक है, अभी तक आपको उसके पैसे मिले नहीं है, कुछ पोर्शन नहीं मिला या कुछ मिल गया, तो ये इनकम है ना। ऐसी इनकम जो या तो मिल चुकी है या नहीं मिली है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। दूसरी तरफ कॉस्ट रिकॉर्ड हो रही है डेबिट साइड पर, तभी तो प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाई वर्क अनसर्टिफाई दोनों ही तो आपकी इनकम है, तो आपने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दी। सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद नोशनल प्रॉफिट जो आपका आया है ये बैलेंसिंग फिगर है। अब एक बात और बता दूं, इसको नोशनल प्रॉफिट क्यों कहते हैं, इसको नेट प्रॉफिट क्यों नहीं कहते। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है धंधे से कमाया हुआ प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नोशनल प्रॉफिट का मतलब धंधे से कमाया हुआ नहीं है। नोशनल का मतलब होता है पर्टिकुलरली किसी पीरियड के लिए, अभी तक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, तो मैं उसको नोशनल बोल रहा हूं। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट पे पहले साल का प्रॉफिट इतना है। नोशनल का मतलब होता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। नोशनल प्रॉफिट आया, ठीक है, 38,100। अब एक बात बताओ, क्या नोशनल प्रॉफिट जो है पूरा का पूरा एज अ पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। मैंने आपको बोला था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है पूरा का पूरा पीएनएल की तरह मत दिखाओ, कुछ उसका रिजर्व में दिखा दो पार्ट और कुछ पीएनएल में दिखा दो। तो अब अगर आप अपने नेक्स्ट पेज पे देखोगे, नोशनल प्रॉफिट आपका ट्रांसफर हुआ 38,100 का, ठीक है, ये हुआ। प्रॉफिट और लॉस में अमाउंट कितना जाएगा, ये बात समझने के लिए मैंने आपको नोट लिखवाया था, ठीक है। अब पहले ये बताओ इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाई कितना था। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में निकाल के बताऊं तो देखो, पहले ये बताओ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई था कितना। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई का मतलब है आर्किटेक्चर ने आके बोला था 4.5 लाख का काम हो चुका है। 4.5 लाख कहाँ से आया, अभी समझाया था 3,60,000 को 80% से डिवाइड कर दो। नीचे आता कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 9 लाख का, इनटू करा मैंने 100, तो मेरे को पता चल गया 50% का काम वर्क सर्टिफाई हो चुका है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 50% इन तीनों में से कौन से केस में आएगा, लास्ट वाले में आएगा 50% और मोर। फॉर्मूला क्या कहता है, 2/3 लो नोशनल प्रॉफिट का, ठीक है। और उसमें भी ये देखो जो वर्क सर्टिफाई हुआ था उसका कितना प्रतिशत आपको कैश रिसीव मिल चुका है, मतलब कितना उसका कैश मिल चुका है, उस तरीके से अमाउंट को प्रॉफिट में डालना, बाकी का प्रॉफिट रिजर्व में डालना, ठीक है। मतलब 2/3 तो प्रॉफिट का लो, और उसमें भी ये देखो कितना परसेंटेज आपको वर्क सर्टिफाई का कैश मिल चुका है, वो परसेंटेज निकालो। तो देख लो यही चीज़ आपको क्वेश्चन में करी हुई है,
2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाई का परसेंटेज था 80%। ये 80% क्वेश्चन में गिवन था। अगर आपको ये 80 नहीं समझ आ रहा ना तो आप सीधा कर दो कैश रिसीव। कैश रिसीव कितना था 3,60,000, वर्क सर्टिफाई कितना था 4.5 लाख। अगर आप 80% की तरह 80% की जगह ये भी करोगे ना तो भी आपका बैलेंस सही आएगा 20,320। कहने का मतलब है 38,100 38,100 में से 20,320 का पीएनएल दिखा दो, इतना प्रॉफिट और लॉस में दिखा दो, बाकी का बैलेंस दिखा दो रिजर्व में। बैलेंस के आगे रिजर्व जरूर लिख कर आना, ठीक है, रिजर्व जरूर लिख कर आना। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है बट आप जरूर लिख कर आना, ठीक है। सारी बातें पहले क्वेश्चन में क्लियर हो गई होंगी और अगर आपको पहला क्वेश्चन डीपली सही से समझ आ गया है ना तो आगे का पार्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गया है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ क्या कह रहा है, कह रहा है भाई दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, एक 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। 1 जनवरी और 1 जुलाई, ठीक है, फर्क है दोनों में ध्यान रखना। और दोनों की क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर। मतलब पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने के लिए पूरा रिकॉर्ड होगा, अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए रिकॉर्ड होगा। सबसे पहली बात ये समझने वाली है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है, इसका काम बाद में आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो इसका काम नहीं है अभी। एक्सपेंडिचर दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। प्लांट इंस्टॉल, मटेरियल हैंड नीचे दिया है, वेजेस एक्रू, वर्क सर्टिफाई दे रखा है। वर्क सर्टिफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात होती है कि कितना आपका वर्क सर्टिफाई है, 2 लाख और 1,60,000 दे रखा है। कैश कितना मिला है उनके बदले में ये भी आपको दे रखा है। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाई एट कॉस्ट वो भी दे रखा है, ठीक है। द प्लांट वॉज इंस्टॉल ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट 1 जनवरी को लग चुका था, दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट 1 जुलाई को लगा था। डेप्रीसिएशन उस पर 10% पर एनम लगाना है, जहां पर भी पर एनम होगा वहां पर आपको महीनों का हिसाब लेना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है दोनों कॉन्ट्रैक्ट को बनाकर दिखाओ। एक बात ध्यान रखना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट अलग अलग मत बनाना, टाइम बहुत जाएगा। एक साथ दोनों का बनाओ, थोड़ी सी कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती, ठीक है। देख लो कुछ नहीं कर रखा, पहले मटेरियल डाला दोनों का आपने, ठीक है, आपने वेजेस डाला, ठीक है। वेजेस के बाद मैंने साथ में वेजेस एक्रूड भी लिख लिया कि वेजेस आउटस्टैंडिंग कितनी है, नीचे दे रखी है 4,000 दोनों की लिख ली। जनरल चार्जेस लिख लिए। जनरल चार्जेस के बाद मेरा आता है प्लांट इंस्टॉल, मैंने लिख लिया 20,000 16,000, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मटेरियल इन हैंड, इन हैंड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट पे क्लोजिंग डेट पे इतना मटेरियल मेरे पास बचा हुआ था। कितना कितना मटेरियल बचा हुआ है भाई, 4,000 मैंने लिख दिया। मेरे पास प्लांट कितना बचा है, अब ध्यान से देखना प्लांट कितना बचा है। प्लांट के लिए उसने बोला था 10% डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लांट 20,000 का है, पहले साल प्लांट पूरे साल यूज हुआ है, 1 जनवरी से काम हो गया था पहले कॉन्ट्रैक्ट पे, तो 20,000 का 10% हुआ 2,000, वो माइनस कर दो तो 18,000 बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। दूसरा है 16,000, तो 16,000 का 10% तो होता है 1,600 1600, ठीक है। लेकिन दूसरे साल मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे, दूसरा साल नहीं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जो आपका प्लांट यूज हुआ है वो तो सिर्फ 6 महीने के लिए हुआ है ना, तो डेप्रीसिएशन भी तो 6 महीने का लगेगा। 16,000 का 10% हो गया आपका 1600, लेकिन आधे साल का हो गया 800, तो बस मैं 800 माइनस करूंगा, इसलिए यहाँ पर 15,200 दे रखा है। नीचे वर्किंग नोट भी दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखने के बाद हम लिखते थे वर्क सर्टिफाई वर्क अनसर्टिफाई, दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन है, बस उठाकर डालनी है, ठीक है। अब आपने ये डाला तो आपने बैलेंसिंग फिगर देखा, पहले कॉन्ट्रैक्ट का तो प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है सर, जब हम प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ऐसा रिजर्व दिखाते हैं, हमें लॉस में क्या करना है। लॉस में आपको कुछ नहीं करना होता, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कभी भी आपका लॉस पे नहीं लगेगा। लॉस जितना उसको दिखाओ, एज इट इज़ दिखाओ, ठीक है ना। तो जो लॉस आ रहा है वो तो पूरा का पूरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो प्रॉफिट आ रहा है जिस कॉन्ट्रैक्ट का, मैं उसको आगे लेकर गया नोशनल प्रॉफिट के नाम से, और उसका कुछ पार्ट पीएनएल में डाला, कुछ पार्ट रिजर्व में डाला, जैसे पहले करा था, ठीक है। अब उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई कितना है। पहले ये देखो कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है, पहले कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई निकाल लो। कैसे निकालोगे, वर्क सर्टिफाई है 2 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख का, इसका मतलब 50% काम हो गया है। 50% का मतलब जो फॉर्मूला पहले वाले में लगा था वही एज इट इज लगेगा, 2/3 ऑफ प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव अपॉन में वर्क सर्टिफाई, ये प्लस काट देना आगे से, 2/3 अपॉन में नोशनल, 2/3 इनटू में नेशनल प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाई, ये आया 9,000। तो अगर 9,000 मेरा पीएनएल में जा रहा है तो रिजर्व में जो आपका बैलेंस है वो गया है, बैलेंसिंग फिगर रिजर्व में गई है 9,000 की, ठीक है।
आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, आगे कुछ पार्ट इसमें था नहीं। आपको अपना अगला क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 14। जैसे इसके क्वेश्चन होते जाए ना, जैसे 12 और 13 सेम फ्लेवर क्वेश्चन थे, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 13 अपने हाथ से निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपके हाथ से हो गया तो 12 करने की नीड पड़ेगी नहीं, 12 बेसिक था, 13 अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, कह रहा है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर की बात कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है। अब सबसे पहले उसने आपको शेयर कैपिटल दे दिया, बच्चा क्या आएगा, शेयर कैपिटल का क्या यूज़ है सर, क्या करना है। तो क्वेश्चन की ना लास्ट में डिमांड पढ़ना, क्वेश्चन में उसने खाली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं मांगा, बैलेंस शीट भी मांगी है। तो हो सकता है ऊपर क्वेश्चन में वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस शीट की दे दे, जैसे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के आइटम है, पीएनएल अकाउंट 1 जनवरी को जो दे रखा है वो बैलेंस शीट के आइटम है, कॉन्ट्रैक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। ये इस मशीनरी का आपके कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना होगा तो वो स्पेसिफाई करेगा। कैश कितना रिसीव हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पे 12,80,000, तो कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना है। क्रेडिटर लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी बैंक, इन सब का कोई लेना देना नहीं है, बैलेंस शीट का आइटम है, जब आएंगे तब की तब बात करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 की डिटेल आपको दे रखी है, मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस मशीनरी सेंट एट साइट आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ 1 जनवरी 2011 को, ये डिटेल आपको दे रखी थी 31 दिसंबर की, मतलब पूरे साल के लिए यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 24 लाख का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी हैज़ पेड 12,80,000, 12,80,000 वो पे कर चुका है, जो ऊपर लिखा हुआ भी है कैश रिसीव। ठीक है, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाई, ये वर्क सर्टिफाई का 80% है, तो पहले वर्क सर्टिफाई निकाल लो। 12,80,000 है, 80%, तो इसको 80% से मैंने डिवाइड करा, 16 लाख आ गया। ठीक है, 16 लाख का मैं काम कर चुका हूँ और कॉन्ट्रैक्ट था 24 लाख का। तो एक बार ये देख लो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई कितनी है। वर्क सर्टिफाई है 16 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट था मेरा 24 लाख का, ये आ रहा है मेरा 66.67%। 66.67% भी आ रहा है तो फॉर्मूला वही लगता है, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाई। या तो कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाई लिख लो या परसेंटेज लिख लो। परसेंटेज आपको 80% क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क सर्टिफाई का 80% आपको कैश मिला है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन, ये क्या होती है, वर्क अनसर्टिफाई, क्वेश्चन में दे रखा है। अब ट्रायल बैलेंस है, मशीनरी की कॉस्टिंग दे रखी है, वॉज रिटर्न टू स्टोर, मतलब 42,000 की मशीनरी स्टोर में भेज दी थी, वापसी कब भेजी थी, 31 दिसंबर को भेजी थी। तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पूरे साल का लगेगा, 31 दिसंबर को भेजिए। मटेरियल है साइट पे, उसकी वैल्यू 27,000 है, क्रेडिट साइड पर आएगा। डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 12.5% ऑन कॉस्ट। महीनों का कोई हिसाब नहीं रखना, वैसे भी इस क्वेश्चन में महीना कोई बीच का तो था नहीं, वैसे भी पूरे साल का लगना था और ऐसे भी लगना है, तो गुमराह कर रहा है बस ये पॉइंट आपको, बस पॉइंट याद रखना 12.5%। ठीक है, पहले बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले मटेरियल आ गया आपका, मटेरियल यहाँ से उठ के आया है, पहले ये सारी डिटेल डाल दो। मटेरियल डाला, लेबर डाला, एक्सपेंस डाला, मशीनरी। मशीनरी है 1,60,000 की आपने डाल दी, नोशनल प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर होता है, इसलिए मैं इसको अभी ध्यान ही नहीं देता कभी भी। ऊपर की सारी चीज़ें लिख ली आपने। मशीनरी रिटर्न कितनी करी थी, 42,000 की, आपने 42,000 की मशीनरी रिटर्न कर दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ता है ना मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो भाई पहले तो आपने मशीनरी 1,60,000 में से 42,000 की तो वापसी कर दी। ठीक है, मटेरियल साइड पे बचा हुआ था 27,000 का। अब एक बात बताओ, आपके पास मशीनरी थी 1,60,000 की, उसमें से 42,000 की आपने वापस कर दी, तो कुछ ना कुछ तो आपकी बची होगी, कुछ ना कुछ तो पक्की बात है बची होगी। अब बची कितनी है वो मेरे को देखना है। ठीक है, 1,60,000 में से आपने 42,000 की वापस कर दी, मतलब स्टोर पे भेज दी, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की साइट पे नहीं है। ठीक है, और बाकी आपका डेप्रिसिएशन भी तो कुछ ना कुछ लगा होगा। डेप्रिसिएशन कितना आएगा ध्यान से देखना, 1,60,000 था, 1,60,000 था, 1,60,000 का 12.5%, तो यार 20,000 रुपये, क्योंकि पूरे 1,60,000 पे लगेगा ना, 1,60,000 पूरे साल के लिए यूज़ हुआ है, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन वो भी माइनस होगा, तो मशीनरी मेरे पास 98,000 की ये बची हुई है, और 42,000 की मैंने वापस ऑर्गेनाइजेशन पे भेज दी थी। वर्क सर्टिफाई 16 लाख कैसे निकाला था, 12,80,000 को 80% से डिवाइड करा था। अनसर्टिफाई 16,000 आपके पास है ही सही। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। नोशनल प्रॉफिट आ गया, आगे आपको ये वाला पार्ट आता ही है। नोशनल प्रॉफिट का 2/3 आपका गया, 80% 153,000 करके, और बाकी का आपका बैलेंस बचता है। बैलेंस को नाम देते हैं हम रिजर्व के नाम से, ये बात ध्यान रखना। ये बैलेंसिंग फिगर है जो आपका 71,400 आया है, नाम इसको रिजर्व देते हैं। कुछ बुक्स में इसको रिजर्व फॉर WIP भी लिखा जाता है। WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस होता है, क्योंकि हमारे जो वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई होते हैं ना, वो भी WIP के हेड के अंडर आते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की।
बैलेंस शीट में सबसे पहले ना खाली लाइबिलिटी साइड पे फोकस करना, पहले पूरी लाइबिलिटी साइड समझा दूं फिर आता हूं एसेट साइड पे, ठीक है। शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन थी, आपने लिख दी। प्रॉफिट और लॉस आपके पास साल का ओपनिंग बैलेंस था 25,000, क्वेश्चन में वो लिखा। और प्रॉफिट और लॉस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आया है 81,600 का, आपने वो लिखा, ठीक है। 81,600 आपने ये लिखा, दोनों को ऐड करा, ये तो हो गया प्रॉफिट और लॉस। अब एक बार बताओ, प्रॉफिट और लॉस में कुछ खर्चा भी तो आ सकता है, कोई ऐसा भी तो खर्चा हो सकता है जो पीएनएल अकाउंट का हो, जो मेरे को माइनस करना हो, ठीक है। वो खर्चा कौन सा आएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खर्चा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खर्चा, अब देखो बच्चे के मन में एक सवाल आएगा, सर ऊपर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 63,000 दे रखा है, वो तो जाहिर सी बात है जब हम प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे थे 25,000, वो तो उसी टाइम माइनस हो गया होगा ना, ठीक है। तो क्या मैं वो यहाँ पर लूँगा? तो मैंने खुद बोला वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई ना कोई मशीनरी रखी हुई थी, ठीक है। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी रखी हुई है 52,000 की, ठीक है, तो उस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा 12.5%। ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी रखी है 52,000 की, उस पर मैंने 12.5% का डेप्रिसिएशन लगाया 6,500, ठीक है। तो मेरा जो भी प्रॉफिट है उसमें से मैं 6,500 भी तो माइनस करूंगा एज अ डेप्रिसिएशन, तो बाकी का मेरा प्रॉफिट बाहर आ गया, ठीक है। अब बच्चे के मन में सवाल आ सकता है, आपने इस मशीनरी का तो यहां पर करा, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली थी, भाई कॉन्ट्रैक्ट वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन तो कॉन्ट्रैक्ट वाले अकाउंट में ही रिकॉर्ड हो चुका है, जब भी तो उसका प्रॉफिट निकल कर आया है, तो मेरे को वो दोबारा से रिकॉर्ड करने की जरूरत थोड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई और मशीनरी रखी है, मैंने उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस पहले से चल रहा था 63,000 का, कॉन्ट्रैक्ट वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था 20,000 का, वो भी ऐड होगा, और ऑफिस वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था 6,500 का, वो भी ऐड होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सारे डेप्रिसिएशन ऐड करके एक साथ दिखा दो, और एसेट साइड पे उसको माइनस मत करना, एसेट साइड पे कॉस्ट ही चलने देना, यही मतलब होता है ना। तो हमने वही मतलब लिख लिया। क्रेडिटर आपको क्वेश्चन में सीधा गिवन है, कुछ नहीं करना, लाइबिलिटी साइड तो पूरी हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एसेट साइड पे बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है, ठीक है। मशीनरी की बात यहां पर थोड़ी ध्यान से समझना, ऑफिस वाली बिल्डिंग थी 52,000 की, ऑफिस वाली बिल्डिंग थी 52, और आपने कॉन्ट्रैक्ट से भी कुछ मशीनरी ऑफिस में भेजी थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से आपने ऑफिस में मशीनरी भेजी थी 42 की, तो अब वो भी तो ऑफिस वाली हो गई, तो वहां 42 ऐड कर दिया। मशीनरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे कितने की रखी है? पहले थी 1,60,000, उसमें से आपने 42,000 की भेजी थी ऑफिस में, तो वहां से 42 माइनस कर देना। यहाँ डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आप अलग से रिकॉर्ड कर चुके हो, ठीक है। मटेरियल बचा हुआ था, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पे बचा हुआ था, वो रिकॉर्ड करोगे 27,000 का। कोई प्लांट बचा हुआ है वो रिकॉर्ड करोगे, प्लांट तो इस क्वेश्चन में अलग से बचा हुआ ही नहीं है कोई, ठीक है। पहले इतनी बात हो गई। अब एक बात बताओ, ऐसी इनकम जो मैंने कमाई है, ठीक है, बट अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुई, वो भी तो मेरी एसेट है। एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, डेटर, डेटर क्या होता है? मेरा एसेट ही तो होता है, अभी मेरे को पैसा मिलना बाकी है उससे। तो ये जो मैंने नीचे कर रखा है ना WIP, ये भी मेरा एसेट होता है, ध्यान रखना। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? सबसे पहले आप लिखो आर्किटेक्चर ने कितना वर्क सर्टिफाई करा, कितना आपने अलग से काम करा, दोनों को लिख लिया। दोनों को लिखने के बाद जितना आपने रिजर्व बना रखा था ना, जो बैलेंसिंग फिगर आया था, पहले तो वो माइनस करो। अब रिजर्व माइनस करने के दो तरीके, या तो मैं एसेट साइड पे माइनस करूं, या मैं लाइबिलिटी साइड पे उसको दिखाऊं एज अ रिजर्व, ठीक है। तो ये बस एक प्रेजेंटेशन मैटर है, प्रेजेंटेशन बोलती है कि आप यहीं पर माइनस करके दिखा दो, ठीक है। तो इन दोनों में से पहले आपने रिजर्व माइनस करा, क्योंकि वो रिजर्व WIP वाला ही है, और एक आपने माइनस करा कैश रिसीव। कैश रिसीव का मतलब क्या है? कैश रिसीव का मतलब है कि भाई इतना पैसा तो मुझे मिल चुका है ना, तो पैसा जो मेरे को नहीं मिला, मेरी तो वो एसेट होगी ना, ठीक है, तो मैं वो भी माइनस करूंगा। इन सबको माइनस करने के बाद मेरा अमाउंट बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और बैंक मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। अब कुछ बच्चे खुराफाती होंगे, कहेंगे सर बैंक दे रखा 45,000, उसमें क्या मैं ये कैश रिसीव जोड़ूंगा? भाई उसमें ये कैश रिसीव गलती से भी मत जोड़ना, क्योंकि कैश रिसीव का अमाउंट आप यहां से ऑलरेडी एसेट में से लेस कर चुके हो, ठीक है। वो बैंक में अलग से ऐड होगा तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, वो दो बार आपको नहीं काम करना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लेने के बाद आप उसका अलग से प्रॉफिट निकाल चुके हो, तो वो बैंक में ऐड नहीं होगा, बैंक जितना है वो उतना ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो पूरे बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में बस एक दो पॉइंट थे बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में। एक तो प्रॉफिट और लॉस में से कोई अगर ऐसा प्रॉफिट या लॉस हुआ है मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उसको एडजस्ट करना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो सारे हो ही चुके होते हैं, ठीक है, पहली बात। एसेट साइड पे WIP की कैलकुलेशन दिखानी होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की, जिसमें आता है आपका वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई। दोनों को ऐड करके आपको दो चीज़ें माइनस करनी है, उनसे रिलेटेड कोई रिजर्व है वो, और उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई पैसा
पहले ही मिल चुका है तो वो वापस कर देना, मतलब माइनस कर देना, ठीक है। तो बाकी का अमाउंट एज अ डेटर आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊंगा क्वेश्चन नंबर 16 आज की वीडियो में, ठीक है। 16th क्वेश्चन करेंगे, पूरा पूरा सेम क्वेश्चन है, और एक हम 18th क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी कंपनी लिमिटेड हैज अंडरटेकन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनाना है। फटाफट वीडियो पॉज करके पहले तो सारी चीज़ें पढ़ लो। शेयर कैपिटल है, कैश रिसीव है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाई, ठीक है। तो अगर वो 1 लाख है तो मैं वर्क सर्टिफाई बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। 1 लाख को 80% से डिवाइड कर दो, वर्क सर्टिफाई आएगा मेरा 1,25,000 का, कि आर्किटेक्चर ने 1,25,000 का वर्क सर्टिफाई करा है, बट उसके बदले में कैश खाली 1 लाख रुपए का मिला है, ठीक है। प्लांट एंड टूल, अब देखो कुछ नहीं लिखा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है या नहीं, तो आप मान के चल सकते हो सारी चीज़ें नीचे की कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जबकि बीच में लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर और कैश इन हैंड ये सब आएंगे, तो ये तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं होता आपका बैलेंस शीट से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मटीरियल रिटर्न टू स्टोर है 2125, क्रेडिट की साइड पे आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। प्लांट और टूल आपने जितना भेजा था उसमें से 1300 का प्लांट जो था वो खराब हो गया था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जितना प्लांट मैंने भेजा है उसमें से 1300 माइनस कर दूंगा। 1300 को माइनस करने के 2 तरीके हैं, या तो डेबिट वाले अमाउंट में से माइनस कर दो या क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर दो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। और क्योंकि वो मेरा नुकसान है, तो जब मैं बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस बनाऊंगा ना, तो मैं वहां से लॉस माइनस करूंगा, क्योंकि ये P&L की आइटम है और वहां से माइनस होनी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि रिजर्व जो है 1/3 ऑफ द प्रॉफिट रखना है, तो इस बार आपका अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। जो भी नोशनल प्रॉफिट आएगा उसका 1/3 रिजर्व में डालना, 2/3 आप P&L अकाउंट में डालना, आपको अलग से कोई काम नहीं करना। और वर्क सर्टिफाई कितना है, ठीक है, वर्क अनसर्टिफाई आपको 6145 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। मटीरियल टू साइट आपको दे रखा था 44250, ऊपर टेबल में दे रखा है। लेबर चार्जेस दे रखे हैं, जनरल एक्सपेंस दे रखे हैं। प्लांट को करने के 2 तरीके हैं, पहले यहाँ पर डाल दो 12,200, अब उसमें से 1300 और 8,000, क्योंकि लास्ट में 8,000 का प्लांट बचा है, वो दोनों यहाँ माइनस करके दिखा दो, नहीं तो वो दोनों चीज़ें आप क्रेडिट साइड पर दिखा सकते हो। किस नाम से दिखाओगे, एक दिखाओगे बाय प्लांट एट साइट 8,000, और दूसरा दिखाओगे बाय एबनॉर्मल लॉस 1300, जो कि एबनॉर्मल लॉस आपका बाद में P&L में ट्रीट होगा, अगर आपको क्रेडिट साइड पर दिखाना है तो। नहीं दिखाना, डेबिट साइड पर माइनस करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ आपका आता है मटीरियल रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाई 1,25,000 कैसे आया, आपको अभी बताया था, अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन है। नोशनल प्रॉफिट आ गया मेरे पास। नोशनल प्रॉफिट में से P&L और रिजर्व के लिए इस बार कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, वो 2/3 वगैरह वाला, यहाँ आपको सीधा दे रखा है 1/3 रिजर्व में डालो, 2/3 प्रॉफिट में डालो, तो बस हमने वो काम कर दिया, ठीक है। बात करते हैं बैलेंस शीट पे। लायबिलिटी साइड में पहले शेयर कैपिटल आ गई। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आता है 16,860। अब क्योंकि उसमें एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, तो वो मेरे को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस भले ही कॉन्ट्रैक्ट का है, किसी का भी है, P&L की आइटम है, आपको माइनस करनी जरूरी होती है, आपने माइनस करी तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट बाहर आ गया। क्रेडिटर का अमाउंट पहले से दे रखा था क्वेश्चन में। दूसरी तरफ देखोगे प्लांट और टूल 8,000। अब ये प्लांट और टूल 8,000 कहाँ से आया, कॉन्ट्रैक्ट पे लास्ट पे 8,000 का प्लांट बच रहा था, जो आपने डेबिट साइड में से माइनस कर रखा था। जब मैं आपको बता भी रहा था, या तो उसको क्रेडिट साइड पे दिखा दो, ठीक है। मटीरियल लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट पे 2125 का बचा, वो भी आएगा। लैंड और बिल्डिंग क्वेश्चन में दे रखी होती है। WIP की पूरी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ती है, सर्टिफाई अनसर्टिफाई दोनों को ऐड करना होता है। माइनस आप 2 चीज़ें करते हो, एक तो रिजर्व और दूसरा आप माइनस करते हो कोई कैश अगर आपको मिला है तो। और एक कैश इन हैंड क्वेश्चन में आपको 2100 का दे रखा था, तो बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर भी टैली हो जाएगी। पूरा क्वेश्चन सेम था, पूरा क्वेश्चन, तो इसलिए इस क्वेश्चन में कोई अलग से दिक्कत नहीं आई, ठीक है जी। क्वेश्चन आप कर सकते हो पूरा। एक बात और, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो 2 लाख था उसका कहीं कोई यूज़ नहीं होगा। क्यों यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यूज़ करते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई निकालने के लिए, और वो यूज़ होता है किसी फॉर्मूले के लिए। तो फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में लगाना ही नहीं, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था 1/3 रिजर्व में डालो, बाकी आप अपना प्रॉफिट और लॉस में डालो, ठीक है जी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम इसके बाद करते हैं। 16th के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 आता है। ये भी टोटली सेम क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे क्वेश्चन में कोई बड़ी बात है नहीं। 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च तक की डिटेल, मतलब पूरे साल की डिटेल दे रखी है।
ठीक है, मेन बातें पहले बताता हूँ। पहले थर्ड पॉइंट पढ़ना, लिखा है प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव का मतलब होता है कैश रिसीव खाली, और कोई मतलब नहीं है। मटेरियल इशू दे रखा है, प्लांट और एस्टिमेशन कॉस्ट दे रखी है आपको। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट दे रखा है 250 रुपये, या तो क्रेडिट साइड पे दिखा दो या डेबिट में से माइनस करके दिखा दो, दोनों चीज़ें आपके पास है। ठीक है, वर्क नॉट सर्टिफाई दे रखा है आपको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के पास 20 लाख का प्लांट है जो पूरा 1 साल के लिए इसी कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ हुआ है, जिसकी रेसिडुअल वैल्यू 5 साल बाद 5 लाख की है। तो पहले डेप्रिसिएशन निकालो। ठीक है, 20 लाख की कॉस्ट है उसकी, 20 लाख की कॉस्ट है, माइनस कर दो उसकी सेल्वेज वैल्यू जो है 5 लाख रुपए, बचे 15 लाख। 5 साल की लाइफ है, 3 लाख का डेप्रिसिएशन आया पूरे साल का, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होगा। 2 तरीके करने के, कैसे कैसे आप कर सकते हो, एक तरफ प्लांट दिखा दो 20 लाख, दूसरी तरफ 17 लाख का दिखा दो, ऐसे भी कर सकते हो, या सीधा डेप्रिसिएशन 3 लाख का दिखा दो, जो आपको अच्छा लगे। उसने बोल रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग भी है 2,70,000 की। आउटस्टैंडिंग 2 जगह जाती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्लस भी होगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर भी आएगी। मटेरियल एट साइड 2 लाख दे रखा है, ये भी 2 जगह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइड में क्रेडिट साइड पर भी जाएगा आपका, और बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड पर जाएगा। अब आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ने में ना एक दिक्कत हो सकती है, ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है इन 1000, तो बस इसमें कंफ्यूज मत होना, ऊपर अमाउंट इन 1000 है, उसके हिसाब से क्वेश्चन कर रखा है। आप सीधा लाख उठाकर क्वेश्चन वैसे कर लो। ठीक है, अगर आपको करना है ऐसा। इसने क्यों करा, क्योंकि आपको डिटेल भी ना अमाउंट इन 1000 में गिवन थी, तो वैसे करना है वैसे कर लेना। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कोई अमाउंट 2 लाख का है तो आपको यहाँ पर 200 रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट इन 1000 आप लेकर चल रहे हो। ठीक है, मटेरियल लेस रिटर्न करा। लेस रिटर्न आप 2 तरीके से होते हैं करने के, या तो 250 रुपये दूसरी तरफ दिखा दो मटेरियल रिटर्न के नाम से, या यहीं पर माइनस कर दो। मटेरियल एट साइड मैंने देखो दूसरी तरफ 2 लाख का दिखा दिया, पहले दूसरी साइड डील कर लेता हूँ, आसान है और मतलब जल्दी हो जाएगी। WIP में सर्टिफाई आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है 20,000, अनसर्टिफाई सीधा गिवन है 149। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट टेबल में से उठाया मैंने, इन 1000 वो ऑलरेडी हैं, तो मेरे को कोई एडजस्टमेंट वहाँ नहीं करनी। ठीक है, इधर प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट चार्जेस प्लांट, डायरेक्ट वेजेस प्लांट हायर चार्जेस, वेजेस एंड रिलेटेड कॉस्ट सारी मेरे को दे रखी है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फॉरवर्ड तो बस इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पर पेज आपका पीछे से यहाँ पर पेज आया है, तो उन्होंने बैलेंस निकाल के दे दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। साइड ऑफिस कॉस्ट, हेड ऑफिस के एक्सपेंस, वेजेस ड्यू सब लिख लिया। डेप्रिसिएशन देख लो, इन्होंने 300 लिख रखा है, असल में ये 300 नहीं है, 300 लाख है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट 1000 में चल रहे हैं, तो ये 300 हज़ार का मतलब 3 लाख ही हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर नोशनल प्रॉफिट आ गई। अब बात फिर से वही आती है, पहले मैं चेक करूंगा वर्क सर्टिफाई का परसेंटेज कितना था। वर्क सर्टिफाई आ रहा है आपका 20,000 का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 35,000 का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो दे रखा है 35 का। ठीक है, तो 20,000 अपॉन में 35,000, ठीक है, 57% आएगा। 57% का मतलब वही केस हो गया 50% से ज़्यादा वाला, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाई हमने लगा रखा है। ठीक है, बाकी का बैलेंस आपका बैलेंसिंग फिगर जो होगा WIP में चला जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में देखो एक तरफ तो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आया आपके पास, वेजेस आउटस्टैंडिंग आ जाएगी 270 क्यों लिख रखा है, असल में 2,70,000 है, अमाउंट 1000 में चल रहा है, बस बार बार वो कह रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी तरफ आपका वर्क सर्टिफाई अनसर्टिफाई, उसमें से कोई कैश मिला है वो माइनस कर दो, कोई रिजर्व है वो माइनस कर दो। प्लांट एट साइड 17 लाख का बचेगा क्योंकि 20 लाख का था, 3 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है। मटीरियल एट साइड आपके पास 2 लाख की बचेगी। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया होगा, मटेरियल एट साइड 2 लाख क्यों आई और कैसे आई। ठीक है, एक बात आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता दूं, ये वाली बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं होगी। क्यों मैच नहीं होगी, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन में ना बाकी बैलेंस शीट की डिटेल नहीं दे रखी, जैसे शेयर कैपिटल और बाकी अदर एसेट जैसे उसने और क्वेश्चन में दे रखी थी वो नहीं दे रखी। तो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं बैलेंस शीट का। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है आप एक हिस्सा बना रहे हो बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो ये पहली बात तो मैच नहीं होगी। दूसरी बात, आप एक गलती कर सकते हो, उस गलती को ध्यान रखना। यहाँ पर मटेरियल रिटर्न हमने यहाँ पर माइनस करा था। ठीक है, अगर मैं वो मटेरियल रिटर्न क्रेडिट साइड पे भी दिखाऊं तो ध्यान रखना वो एसेट साइड में बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा भाई, जो ये मटेरियल एट साइट है ना 2 लाख का, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है सारे मटेरियल का बैलेंस। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो आप मटेरियल स्टोर में भेज रहे हो अगर उसको दिखाओगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए बुक वाला कह रहा है कि उसको डेबिट साइड पे माइनस कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कहीं ऐसा ना रहे कि आप मटेरियल रिटर्न टू स्टोर को क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हो और फिर उसको बैलेंस शीट में भी लेके जा रहे हो, तो गलती हो जाएगी। बैलेंस शीट में मत लेके जाना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हम मटेरियल रिटर्न को कभी भी ना लेकर नहीं जाते, दूसरी मतलब बैलेंस शीट वाली तरफ हम लेकर नहीं जाते, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है, ये बात ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वजह से मतलब इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 18। आज का मेरा टारगेट इतना ही था कि आपके क्वेश्चन 12, 13, 14, 16, 18 हो जाए। वीडियो पॉज करके या अब वीडियो के बाद सारे क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, पेपर में आ रखा है और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगली वीडियो में हम आपका कॉस्टिंग का ये वाला चैप्टर जो है 10 ईयर से ख़त्म कर देंगे, बट वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। इसके 2-4 कॉन्सेप्ट है खाली इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो रिपीटेडली चलते रहेंगे और उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक छोटी सी रिविजन बता देता हूँ खाली इस चैप्टर की। अभी तक हमने जो भी करा भाई, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कुछ नहीं होता, पूरे मतलब ये सालों साल चलता है, तो हम हर साल के बाद में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा होता है उसको नाम दिया जाता है नोशनल प्रॉफिट, और नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम ऐसा प्रॉफिट दिखाते हैं और कुछ हिस्सा हम ऐसा रिजर्व दिखा देते हैं। ठीक है, प्लांट का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का यहाँ पर जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ये कहता है प्लांट का ओपनिंग बैलेंस एक तरफ दिखा दो, दूसरी तरफ क्लोजिंग बैलेंस दिखा दो और काम कर दो। ठीक है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर लिखा है तो उसको मटेरियल में से माइनस करके डेबिट साइड पे दिखा दो। मटेरियल एट साइट लिख रखा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में मटेरियल इतना बचा है उसको क्रेडिट साइड में दिखाओ और उसे बैलेंस शीट में लेकर जाना जरूरी है। वेजेस कोई आउटस्टैंडिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी आएगी, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी आएगी, ये बातों को ध्यान रखना। अगर बैलेंस शीट के सारे आइटम नहीं दे रखे तो वो बैलेंस शीट नहीं होती, वो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आप बना रहे हो जो इक्वल नहीं आएगी। सारे आइटम दे रखे हैं, बैलेंस शीट पक्का इक्वल आएगी, हमने सारे आइटम वाले भी आज करे। ठीक है, वर्क सर्टिफाई होता है, आर्किटेक्चर ने आकर इतना वर्क सर्टिफाई कर दिया है और उसका कुछ प्रतिशत आपको कैश मिल जाता है, कुछ वो बचा के रखते हैं। वर्क अनसर्टिफाई होता है जो अभी तक आर्किटेक्चर ने करा नहीं है, बट सीधी सी बात है आपने तो काम करा, आपको तो पैसा मिलेगा, इसीलिए वो इनकम साइड पर भी आता है और एसेट साइड पर भी आता है। एसेट साइड पे WIP रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है, पहले वर्क सर्टिफाई दिखाओ फिर वर्क अनसर्टिफाई दिखाओ, उसमें से कोई कैश रिसीव हुआ है वो माइनस कर दो, कोई रिजर्व और WIP है वो माइनस कर दो। तो यही बस इसके लॉजिक हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ आ रहा होगा। आगे के बचे हुए 6 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट में करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके।